हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि यूपीपीसीएस ने अपना वैकल्पिक का पेपर हटा दिया है और जो लोग अब तक ऑप्शनल की वजह से बाहर हो जाते थे उनके लिए गोल्डन चांस है अब एग्जाम को क्रैक करने का और एक सीट हासिल करने का। यदि आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए पढ़ रहे थे तो आपके लिए ये शायद खबर अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन जो लोग स्पेशली पीसीएस के लिए पढ़ रहे थे और ऑप्शनल की वजह से बाहर हो रहे थे उनके लिए खबर बहुत अच्छी है। बाकी जो जानकारी है ऑफिशियल साइट पे आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएगी। तो चलिए हम जरा अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। तो चलिए जरा पॉलिटी की क्लास शुरू करते हैं। पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकारों के बारे में। सबसे पहले आप कुछ बैकग्राउंड जान लो मूलभूत अधिकारों के बारे में। बैकग्राउंड ये है कि मूलभूत अधिकार होते क्या है। मूलभूत अधिकार यानी वे अधिकार जो इंसान के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। इंसान का चहुमुखी विकास मतलब उसका भौतिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास और उसका आध्यात्मिक विकास। ये चारों विकास यानी इंसान के जीवन को एक अलग लेवल पे ले जाते हैं। चाहे भौतिक विकास हो, चाहे बौद्धिक विकास हो, इंटेलेक्चुअल, या फिर नैतिक विकास हो, एथिकल, या फिर आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल विकास हो। ये वो चार स्तंभ हैं या ये वो चार पिलर हैं जिसके आधार पर कोई नींव खड़ी होती है इंसान के जीवन की। इन सभी के विकास के लिए उसके फंडामेंटल राइट बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी उसके कुछ अधिकार बहुत ज़रूरी होते हैं। उन्हीं अधिकारों के क्रम में हम आज पढ़ेंगे कि इंसान को कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं और उनके हक क्या-क्या हैं। ये क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो आप सब लोगों को थोड़ी क्लास लंबी देखनी चाहिए कि सिलेबस भी कंप्लीट करना है और साथ ही साथ एग्ज़ाम को हमें टारगेट भी करना है। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। तो पहला है मूलभूत अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में आते हैं और जो आर्टिकल हैं 12 से 35 वो मूलभूत अधिकारों के बारे में चर्चा करता है। ध्यान रखेंगे कि 12 से 35 मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। ये हमने लिए थे यूएसए से, यानी इसका यदि सोर्स की बात करें तो हमने कहाँ से लिए थे मूलभूत अधिकार, वो हमने यूएसए से लिए थे। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब हम मूलभूत अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं और उनका बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड क्या था कि मूलभूत अधिकारों की पहली मांग 1895 में, कब? 1895 में स्वराज विधेयक, जिसे हम स्वराज विधेयक भी कह सकते हैं या संविधान का संविधान विधेयक कह सकते हैं। संविधान विधेयक के द्वारा सबसे पहले 1895 में मूलभूत अधिकारों की मांग आई थी। इसी विधेयक को स्वराज विधेयक के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद 1927 में जब नेहरू रिपोर्ट बनी, कौन सी? नेहरू रिपोर्ट बनी, उसमें मूलभूत अधिकारों की बात की गई। फिर उसके बाद 1931 का जब कराची अधिवेशन हुआ था उसमें भी मूलभूत अधिकारों की बात की गई थी। और 1931 के बाद फिर जब तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है तो उसने भी मूलभूत अधिकारों की डिमांड रखी कि संविधान में मूलभूत अधिकारों से संबंधित एक समिति बनाई जाए। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व में मूलभूत अधिकारों की जो समिति है वो गठित की गई। उनके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मूलभूत अधिकारों की परामर्श समिति के अध्यक्ष, मैंने समिति के बारे में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बता दिया था। इस तरीके से मूलभूत अधिकार हमारे संविधान में शामिल होते हैं। फिर संविधान का जो भाग 3 है जिसमें मूलभूत अधिकार रखे गए हैं उसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा दरअसल ये फ्रांसीसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फ्रांसीसी। तो फ्रेंच भाषा में जो अधिकार होते हैं उनको मैग्ना कार्टा कहते हैं और ये वर्ड हमने फ्रेंच भाषा से लिया है। इसलिए भाग 3 को, क्योंकि भाग 3 अधिकारों के बारे में बात करता है, इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। याद रहेगी बात। फिर हम बात करते हैं कि इन मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी, यानी नेचर कैसा है। मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो न्याय संगत है। न्याय संगत का मतलब होता है कि जस्टिसेबल हैं। ये जस्टिसेबल वो होते हैं जिन्हें पालन कराने के लिए कोर्ट हमारे साथ खड़ा है, वही न्याय संगत है या जस्टिसेबल हैं। तो जब इन अधिकारों का उल्लंघन होगा हम सीधे हाई कोर्ट में, जो हमारा आर्टिकल 226 कहता है, हम हाई कोर्ट में जाके अपने मूल अधिकारों की मांग कर सकते हैं कि हमारा ये अधिकार उल्लंघन किया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और इन अधिकारों को वो रिट के आधार पे पालन करवाता है। अलग अलग तरीके की रिट निकाली जाती है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो नेचर कैसा है? न्याय संगत है।
उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल मैंने आपको बताया, डिटेल में आर्टिकल्स और भी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं इन मूलभूत अधिकारों की विशेषताएं। हेडिंग लगा लेंगे मूलभूत अधिकारों की विशेषताएं। दरअसल इसकी जो पीडीएफ है वो तो मैं टेलीग्राम चैनल में दे ही चुका हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपना जो नोट्स लेके बैठें ताकि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें नोट्स करते हुए चलेंगे। अब देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की क्या क्या विशेषता हैं। तो विशेषता नंबर 1 क्या है कि इनको संविधान के द्वारा, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। तो पहला नंबर लिख लेंगे कि संविधान के द्वारा संरक्षित है। इसका मतलब क्या है, देखो कोई जैसे जैसे आप देखो, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है या कोई भी अधिनियम है या कोई भी और कानून बनाए जाते हैं, उन्हें संविधान में संरक्षण नहीं दिया गया। और कैसे, इस संविधान का जो आर्टिकल 13 है जो मैं अभी बात करूंगा, उस संविधान का आर्टिकल 13 इन मौलिक अधिकारों जो हमारे भाग 3 में दिए गए हैं उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। और वहां यह कहता है कि ऐसी कोई भी विधि बनाई जाती है जो इन मौलिक अधिकारों का हनन करेगी, वो उस मात्रा तक जीरो होगी जिस मात्रा तक वो इन अधिकारों का हनन कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो मौलिक अधिकारों को बायकॉट करे या लिमिट करे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इन मौलिक अधिकारों को संविधान के द्वारा संरक्षण है, जबकि सामान्य जो कानून बनते हैं उनको हमारा जो देश का जो संविधान है वो ये गारंटी नहीं देता कि तुम्हारा जो कानून है वो बना रहेगा। हालांकि कानून का पालन करवाना न्यायालय का काम है, लेकिन संविधान उस चीज की गारंटी नहीं देता सिवाय मौलिक अधिकारों के। फिर दूसरा है कि कुछ अधिकार, सेकंड पॉइंट डालेंगे कि कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सभी व्यक्ति हैं, कौन, सभी व्यक्ति, इन सभी व्यक्तियों में नागरिक के साथ साथ विदेशी, साथ ही कोई कानूनी व्यक्ति। अब कानूनी व्यक्ति कौन होता है, कानूनी व्यक्ति कोई कंपनी हो गई, कोई परिषद हो गया, ये कानूनी व्यक्ति होते हैं, कानूनी व्यक्ति शामिल होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सभी व्यक्तियों में हमारे जो दुश्मन हैं वो शामिल नहीं होंगे। कोई पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान में हमें मौलिक अधिकार चाहिए, हम उसके 2 थपेड़े मारेंगे और बाहर भेज देंगे। ये काम हमारी पुलिस करेगी, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे कि सभी व्यक्तियों का मतलब ये है, यहाँ विदेशी हो, कोई कानूनी व्यक्ति हो, कानूनी व्यक्ति में कंपनी या सरकार के अंतर्गत जितने भी ओएनजीसी वगैरह आते हैं, जितने भी एंटरप्राइज आते हैं, वो सभी कानूनी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। चाहे हमारी परिषदें हों, चाहे नगर पालिका हो, ये सब कानूनी व्यक्ति कहलाएंगे। तो उन सभी को ये अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही तीसरा पॉइंट है कि ये जो अधिकार हैं वो स्थायी नहीं है। देखो ये एक समझने वाली बात है कि आपके अधिकार स्थायी नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो फिर अधिकार स्थायी नहीं है इसका मतलब तो इन्हें छीना जा सकता है, बिल्कुल छीना जा सकता है। और आपकी संपत्ति का अधिकार छीना जा चुका है, जो हमारे संविधान में दिया था, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, 44वें संविधान संशोधन लाके उसको छीन लिया। क्यों? उसका रीजन है, 2 पॉइंट हमें समझने होंगे। पहला पॉइंट कि आपका अधिकार वहीं तक है जहां तक आप दूसरे के अधिकार को नहीं छीनते। जब आप दूसरे के अधिकार को छीनेंगे तो आपका अधिकार भी छीना जा सकता है या आपके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और किस आधार पे? इस आधार पे कि तुम कम्युनिटी में अव्यवस्था फैला रहे हो, कानून बिगाड़ रहे हो, दूसरे के अधिकारों को सीमित कर रहे हो, तो आपके भी अधिकार छीने जा सकते हैं। दूसरी ओर जब, दूसरी कंडीशन भी है, जब संसद, जब संसद, संसद कौन, हमारी पार्लियामेंट, जहां लोकसभा और राज्यसभा, तो जब संसद चाहेगी तो इनमें कटौती कर देगी। और ये बात कब कही गई? ये बात कही गई थी केशवानंद, केशवानंद भारती, भारती केस 1973। इस केस में कहा गया कि संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन 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 परिवर्तन का आधार क्या होगा? आधार ये है कि जो मूलभूत अधिकार हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत हैं, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। उनमें परिवर्तन नहीं करोगे तो
इसका मतलब ये हुआ कि संशोधन तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें संविधान के आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखना होगा। फिर बात आई कि भाई संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है? तो न्यायपालिका ने कहा ये बात मैं तुम्हें टाइम टाइम पे बताता रहूंगा। ठीक है, अब बात आती है कि यदि संसद इनमें संशोधन कर सकती है, संशोधन करने का तरीका क्या होगा? संशोधन करने को संविधान के आर्टिकल 368 में डिटेल में बताया गया है, वो मैं बात आपसे आगे करूंगा। लेकिन 368 की इतनी बात ध्यान रखो कि एक तो जगह एक एक तरीका है उसमें साधारण तरीके से, यानी सरकार जब चाहे वैसा काम कर सकती है जैसा वो चाहेगी। दूसरा तरीका है विशेष बहुमत द्वारा या संविधान संशोधन द्वारा। इसके लिए बोला गया है कि यदि आपको किसी अधिकार को छीनना है तो उसके लिए संविधान संशोधन लाना पड़ेगा। जैसे कि 44वां संविधान संशोधन आया था, तो इसके लिए संविधान संशोधन के द्वारा ही हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। और एग्जाम्पल के रूप में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संपत्ति का अधिकार छीन लिया। बात बराबर? तो अधिकारों को कैसे छीना जा सकता है? संशोधन अधिनियम के द्वारा। और ऐसा कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब? 1978 में। 1978 में ऐसा हो चुका है। ठीक है, चलें आगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, वो पॉइंट नंबर 4 डाल लेंगे और 4 नंबर पॉइंट पे डालेंगे। 4 नंबर पॉइंट कहता है कि ये अधिकार असीमित नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि ये वाद योग्य है। दोनों ही बातों का मतलब एक है। कैसे? असीमित नहीं है का मतलब ये है कि इनको सीमित किया जा सकता है, और वाद योग्य का मतलब ये है कि यदि आप इन्हें ज्यादा डेयर होकर यूज करेंगे तो आपको कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। कैसे? कि मान लीजिए आपने कहा कि हमें तो कहीं भी घूमने फिरने की आजादी है, तो आप किसी के पर्सनल बेडरूम में तो नहीं जा सकते। इसलिए ये असीमित नहीं है, मतलब इन पे सीमाएं लगाई जा सकती हैं। दूसरा, आपको बोलने की आजादी, इसका मतलब ये थोड़ी आप किसी को गाली दे दोगे या किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचा दोगे। तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उस पर काबू रखा जा सकता है। और किस आधार पे? जब तक आप दूसरे वाले की जो स्वतंत्रता है उसका हनन ना कर रहे हो। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे कि ये असीमित नहीं है। दूसरा, ये वाद योग्य है, यानी इनको लेके आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक, तो इसी बात को यहां पर डिटेल में लिखा गया है कि राज्य इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध लगा सकता है मतलब राज्य भी रोक सकता है। जैसे मान लीजिए आप आतंकवादी हैं तो आपको कहीं भी जाने से रोका जा सकता है, राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन ये प्रतिबंध सही है या नहीं? जैसे मान लो अभी हाल में एक कांड हुआ था, ठीक है, जहां पे प्रियंका गांधी को जाने से रोका गया और सरकार ने अपनी पुलिस बिठाई और प्रियंका गांधी को वहां से जाने से रोक लिया। या आप किसानों का मुद्दा देख लो, किसानों के मुद्दे में लोगों को जाने से रोका गया, तो राज्य ने उसके लिए क्लियर ये बताया। जब ये बात अदालत में गई और अदालत ने ये बात सुनी कि क्यों रोका जा रहा है, तो पता करने का कि कारण उचित है या नहीं, यानी रोक लगा सकते हो या नहीं, ये काम है अदालत का। अदालत डिसाइड करेगी रोका जाए या नहीं रोका जाए। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं भी आंदोलन चल रहा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपके जाने का जो आधार है वो लीगल है या नहीं, ये बात न्यायपालिका बताएगी, आप नहीं बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 5वां कि ये न्यायोचित है। जैसा मैंने बताया कि ये जस्टिसेबल है, इनका नेचर भी जस्टिसेबल है, ये इनकी प्रॉपर्टी भी है। न्यायोचित क्यों है? जब भी इनका हनन होगा तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब हम मूल अधिकारों के बैकग्राउंड के बारे में, के नेचर के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जब पढ़ लेते हैं, अब बात आती है कि भाई मूल अधिकार है क्या। और मैंने आपको क्लास शुरू होते ही बताया कि मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, मूल अधिकारों की चर्चा तो होगी आर्टिकल 14 से, जो हमारे अधिकार हैं। लेकिन जब मूवी बनाई जाती है तो उससे पहले आता है ट्रेलर। आपको पता है, जब भी कोई मूवी बनती है तो उसका पहले ट्रेलर आता है। तो ये आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 दोनों ट्रेलर हैं। मतलब ये बताते हैं कि राज्य क्या होगा, राज्य कौन है, और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सीमाएं क्या हैं, कौन उन्हें किस तरीके से लागू करवाएगा।
ठीक है, तो देखते हैं। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 जो है वो राज्य की डेफिनेशन देता है। राज्य मतलब हमारा जो स्टेट है, स्टेट मतलब ये कोई स्टेट मतलब यूपी बिहार ये नहीं। राज्य का मतलब होता है हमारा पूरा देश। यदि संविधान को देश में लागू किया जा रहा है तो राज्य का मतलब देश हो जाता है। जब संविधान को राज्य के लेवल पे लागू किया जाता है तो राज्य का मतलब कोई विशेष स्टेट हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? भारत की सरकार और संसद। संसद में ध्यान रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होते हैं। फिर वैसे ही राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार कोई भी राज्य सरकार हो सकती है। साथ ही साथ उसके विधानमंडल, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, विधानमंडल और सरकार दोनों में फर्क होता है। ऐसे ही संसद और सरकार दोनों में फर्क होता है। क्यों? दरअसल संसद का मतलब होता है कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठे होते हैं, यानी दोनों में कैंडिडेट होते हैं। ये टोटल जो कैंडिडेट हैं ये ही हमारी पार्लियामेंट है। यही हमारी क्या है? पार्लियामेंट। और फिर इसमें भी राष्ट्रपति भी ऐड होता है। पार्लियामेंट का एक तीसरा अंग और भी है और उसका नाम क्या है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये है संसद। सरकार क्या होती है? सरकार तो प्रधानमंत्री और उसका कुनबा होता है जो एक एक पक्ष में जीत के आते हैं। मान लो बीजेपी के 274 लोग आ गए, सरकार बन जाएगी, वो सरकार हो गई। ठीक है, तो ये फर्क होता है सरकार में। सरकार मतलब प्रधानमंत्री और उसके मंत्री संत्री और या जितने पार्टी के लोग उस पार्टी के जो अभी सत्ता में हैं वो जो निर्वाचित होकर आए हैं। और मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार है तो वो लोग जो उस समय सरकार में शामिल है वो सिर्फ सरकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन संसद में सभी कैंडिडेट जो निर्वाचित होकर आए हैं वो शामिल होंगे। ठीक है, ऐसे ही राज्य के स्तर पर भी ये होता है। ठीक है, तो वहां विधानमंडल, ध्यान रखेंगे यहाँ की ये जो विधानमंडल है, इस विधानमंडल में भी दो तरीके के जो सभाएं वो शामिल होती हैं। एक तो विधान सभा, एक तो सभा, विधानसभा और एक परिषद। परिषद जिन राज्यों में परिषद है, जैसे 6 राज्यों में है अभी फिलहाल, तो 6 राज्यों की विधान परिषद, और जिन राज्यों में विधानसभा है उन राज्यों की सभी की विधानसभा भी, तो वो विधानमंडल के अंतर्गत शामिल होगी। साथ ही ध्यान रखेंगे कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में कहीं बाहर पोस्टेड कोई भी अधिकारी वो भी हमारे राज्य के अंतर्गत ही। और जैसे कोई सरकार के अंतर्गत कोई ओएनजीसी वगैरह कोई भी एंटरप्राइज लगे हुए हैं, कोई नवरत्न महारत्न कोई भी ऐसी कंपनी है जो सरकार के अंतर्गत आती है, वो भी राज्य के अंतर्गत ही मानी जाएगी, क्योंकि उस पर हमारी सरकार का या हमारे स्टेट का कंट्रोल है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो राज्य की डेफिनेशन आपने देखी। राज्य की डेफिनेशन कौन कौन शामिल? सरकार और संसद। ऐसे ही राज्यों में विधानसभा, राज्यों में राज्य की सरकार और वहां का विधानमंडल। और भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत यानी इंडिया के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो देश के अंडर काम कर रहा है वो सभी हमारे राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मूल अधिकारों का जो स्तंभ है जिसके ऊपर मूल अधिकार टिके हुए हैं, उस आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 13। कितना? हेडिंग लगा लेंगे, आर्टिकल नंबर 13। और मूल अधिकारों का स्तंभ, क्या बोलते हैं इसे? मूल अधिकारों का स्तंभ, क्योंकि ये ढह गया, मूल अधिकारों को कोई भी तोड़ सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसे मूल अधिकारों का स्तंभ भी कहते हैं, पिलर ऑफ फंडामेंटल राइट। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो कि ये कहता क्या है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है वो ध्यान रखो। बात पॉइंट है पहला कि इस संविधान के प्रारंभ से मतलब 26 जनवरी 1950, इस संविधान के क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी विधियां चली आ रही हैं, जो भी विधियां पहले से चली आ रही हैं, भाई चाहे सती प्रथा हो चाहे कोई भी प्रथा हो, जो भी विधियां चली आ रही हैं वो उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो इस भाग के उपबंधों का या इस भाग के प्रोविजन का उल्लंघन करती है। जो विधियां इस भाग से टकराहट में हैं वो टकरा कर चूर हो जाएंगी। इस भाग को शक्तिमान समझो, समझ रहे हो? तो कोई भी विधि जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाती है और पहले से चली आ रही है संविधान के लागू होने से पहले से, उसको जीरो मान लिया जाएगा। ठीक है, चाहे सती प्रथा हो चाहे कोई भी प्रथा हो। साथ ही ध्यान रखो कि राज्य मतलब कोई भी सरकार, चाहे
राज्य के स्तर पे हो चाहे केंद्र के स्तर पे, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, कैसी, जो इस भाग के दिए गए अधिकारों को छीने या उन्हें कम करे। जो इस भाग मतलब भाग तीन मतलब अधिकार मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, उन अधिकारों को कोई छीने या उसे कम करे, ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई, उल्लंघन मतलब इस खंड के अगेंस्ट, इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई हर विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वो इस खंड का उल्लंघन करेगी या इस खंड का वायलेशन करेगी। क्लियर है? तो दो बातें ध्यान रखेंगे यहाँ कि पहला, कि ऐसी कोई भी विधि जो पहले से चली आ रही है और इस भाग के अगेंस्ट है वो जीरो होगी, और किस मात्रा तक जीरो होगी, जिस मात्रा तक वो हमारे अधिकारों को छीनती है या इस भाग में दिए गए अधिकारों को छीनती हो। दूसरी बात यह है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के अगेंस्ट जाए, और यदि अगेंस्ट गई तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वो इस खंड का उल्लंघन करती है। ठीक है? क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे है कि इस भाग में जो विधि है, विधि विधि का मतलब क्या है। दो प्रोविजन हमने पढ़े 13 के। अब है कि विधि का मतलब क्या है। तो कहा गया है कि इस अनुच्छेद में जब तक कहीं और संदर्भ ना दिया जाए तब तक विधि के अंतर्गत आप क्या मानेंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का मतलब क्या माना जाएगा, या तो ऐसा कोई भी अध्यादेश हो, अध्यादेश को जनरली प्रेसिडेंट के द्वारा भी निकाला जाता है और उसे हम अस्थायी विधि भी कह सकते हैं। कौन सी विधि? अस्थायी अस्थायी विधि, टेम्पररी लॉ भी कह सकते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र के लेवल पे और राज्य के लेवल पे राज्यपाल के द्वारा निकाले जाते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो एक टाइप तो हो गया अस्थायी विधि, एक होती है स्थायी विधि। स्थायी विधि परमानेंट स्थायी विधि। एक होती है प्रत्यायोजित विधि, जिसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं विधि। चौथी होती है गैर विधायी स्रोत। विधायी स्रोत ये वो होते हैं जो पुराने टाइम से कोई रूढ़ी कोई प्रथा चली आ रही है, उसे हम बोलते हैं गैर विधायी स्रोत। प्रत्यायोजित विधान क्या होता है? प्रत्यायोजित विधान क्या होता है? वो होता है कि हमारी कार्यपालिका जब कोई कानून बनाए, कार्यपालिका कौन? प्रधानमंत्री और उसका कुनबा। जब कोई कानून बनाए तो उसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं, क्योंकि हमारी जो कार्यपालिका है वो संसद नहीं है। संसद में तो लोकसभा और राज्यसभा सभी शामिल हो। प्रत्यायोजित विधि भी विधि के अंतर्गत आती है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मान लो जो कार्यपालिका उसने निर्णय लिया कि भाई कल से नोट बंद हो जाएंगे, आरबीआई से कंसल्ट किया, ये विधि बन गई, फिर वहीं से आरबीआई रेगुलेशन एक्ट लग जाएगा और आपकी नोटबंदी हो जाएगी। ऐसी जो विधि बनाई जाती है उन्हें प्रत्यायोजित विधि कहते हैं। फिर अस्थायी विधि, अस्थायी विधि मतलब कोई अध्यादेश लिया है। कई बार ऐसा होता है कि जब सदन में कोई कानून पास कराना मुश्किल हो रहा होता है तो जो सरकार बहुमत में है वो प्रेसिडेंट के थ्रू कोई कानून ले आती है। जैसे पिछले कुछ दिनों में जो सरकार है वो कई बार अध्यादेश लेके आई भी थी, तो उन्हें हम ऑर्डिनेंस या अध्यादेश भी कहते हैं। फिर स्थायी विधि, जैसे कि नॉर्मल स्थायी विधि बनाई जाती है, जैसे एनआरसी कानून के बारे में बात चली या सीए वाले कानून के बारे में बात चली, ये स्थायी विधियां जो पार्लियामेंट से पास होकर आती हैं, सदन के दोनों भागों से पास होकर फिर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करे, ये एक स्थायी विधि का तरीका है। तो विधि को हम कितने रूपों में बांट सकते हैं? 4 रूप। स्थायी यानी परमानेंट, अस्थायी यानी टेम्पररी, प्रत्यायोजित यानी डेलीगेटेड, और गैर विधायी यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो विधि है, जैसे हम गैर विधायी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल विधि भी कहते हैं। तो ये कुल 4 तरीके हैं विधि के। अब इसमें कौन कौन सी विधि आएंगी, इनके एग्जाम्पल यहाँ दिए गए। जैसे अध्यादेश के अंतर्गत कोई आदेश, उपविधि, नियम, इसे रेगुलेशन भी कहते हैं, इसे अधिसूचना, कोई रूढ़ी या प्रथा, ये सब जो है हमारी विधि के अंतर्गत ही शामिल होंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि विधि 4 प्रकार की है, इसके अंतर्गत और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। और 4 प्रकारों में कौन कौन से, स्थायी विधि कौन सी है, अस्थायी कौन सी है, प्रत्यायोजित विधान कौन सा है, और गैर विधायी स्रोत क्या है, ठीक है। लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, ठीक। अब आना चाहिए। अब इससे आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में। अब तक ये क्लास आपको कैसी लगी, आप हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और हमारी इस क्लास का जो पीडीएफ है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस वाला ऑफिशियल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको
हर क्लास की जो PDF है वो दी जाती है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।